क्या कहते हैं दरोगा का है, ये बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, जिसमें 26 दिसंबर को 2021 का सेकेंड शिफ्ट हुआ था 2022 में मेंस का पीटी का सवाल। तो उसका ये सवाल है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का हम लोग किए हुए थे। तो ये सेकेंड शिफ्ट का पीटी का है, ज्योग्राफी का सवाल है। और सवाल देखिएगा कि कहाँ से किस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए साहब, चलिए पहला सवाल है कि कोटापेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटापेक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहब इक्वाडोर। इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। और इक्वाडोर किस महादेश में है? इक्वाडोर किस महादेश में है? दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। ठीक है साहब। अब देखिए साहब, दक्षिणी अमेरिका महादेश है और ये दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महादेश है। चौथा सबसे बड़ा महादेश, चौथा सबसे बड़ा महादेश कौन है? दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है साहब। अब देखिए अभी पूछा है कोटापेक्सी, कल पूछ सकता है कि एंडीज पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है, परसों पूछ सकता है चुकी का माता जो है सो ये कहाँ है, उसके बाद एकांकागुआ कहाँ है। हो सकता है कि अगर दक्षिणी अमेरिका से पूछा है तो दूसरा बातें दक्षिणी अमेरिका से आपको और पूछ सके। तो हम लोग प्रयास किए कि दक्षिणी अमेरिका से लगभग जो कंटेंट निकल करके आता है पर्वत चोटी से या झील से, इस तरह की चीज़ें, तो हम लोग प्रयास किए हैं उसको कवर करने का। चलिए साहब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। चलिए साहब, दिख रहा है कुछ? क्या कुछ दिख रहा है ना? चलिए, अभी समझ में नहीं आता होगा, थोड़ा सा पहले डायग्राम हम समझा देते हैं, तब थोड़ा सा क्लियर होगा कहाँ क्या चीज़ें हैं, समझिएगा। ये तो आप देख रहे हैं, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या है? आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है साहब, इस प्रकार से ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला रेड वाला, ये जो है आपका ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, जिसमें मैक्सिको पनामा वगैरह का क्षेत्र है। ठीक है, पनामा वगैरह। ठीक है। और यहीं पर ये उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र हो गया। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का जो काम करता है वो पनामा जल संधि करता है। कौन करता है? पनामा जल संधि। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो जोड़ता है कौन सा है? वो पनामा जल संधि। ठीक है साहब। और यहाँ पर पनामा की खाड़ी भी है, यहाँ जो है पनामा की खाड़ी भी है। और यहाँ पर कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर, कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। तो उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी हिस्सा दोनों के बीच में ही अवस्थित है कौन सा? कैरेबियन सागर। ठीक है साहब। कई बार सवाल आ जाता है कि कैरेबियन सागर का में स्थित निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हैं। इस तरह का सवाल आगे मिलेगा तो हम लोग वहाँ पर करवा देंगे कैरेबियन सागर। अब देखिए यहाँ के देशों को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ कौन सा देश है दक्षिणी अमेरिका का। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में जब तक आप लोकेशन को नहीं समझिएगा, जब तक आप डायग्राम को नहीं समझिएगा, तो आप कभी भी 100% सवाल का आंसर करके नहीं आ सकते। क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लाइन में रट करके जवाब नहीं दे सकते, आपको समझना पड़ेगा सर। चलिए देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से, ये देश इस प्रकार से, ये है आपका कोलंबिया, ये है कौन सा? इक्वाडोर, ये है आपका इक्वाडोर, ये है आपका पेरू। और यहाँ से देखिए एक बॉर्डर है ना ये वाला, ये बॉर्डर यहाँ क्या हो गया? चिली। यहाँ से यहाँ तक विस्तरित है चिली। सबसे अधिक ये तटीय सीमा बना लेती है यहाँ से इस पश्चिमी तट पे। अब देखिएगा साहब, ये हो गया चिली। ये देख रहे हैं आप अर्जेंटीना, यहाँ हो गया उरुग्वे, यहाँ हो गया प्रागवे, यहाँ हो गया बोलीविया, यहाँ हो गया गुयाना, ये हो गया सूरीनाम, ये हो गया फ्रेंच गुयाना, ये हो गया वेनेजुएला। और यहाँ पर आप देख लीजिए ब्राज़ील। ठीक है। यहाँ पर आप देखते होंगे एक द्वीप है टेरा डेल फ्यूगो। कौन है ये? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो जो है ना, ये मुख्य भूमि से, दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि से एक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये जल संधि है और इस जल संधि को बोलते हैं मैगलन जल संधि। क्या बोलते हैं? मैगलन जल संधि। आए समझ बातें? चलिए, ये सारे देश को अब देख लिए। अब हम लोग जो पर्वत चोटी से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो दक्षिणी अमेरिका है इसके मुख्य भूमि से एक अलग है द्वीप जिसका नाम है टेरा डेल्स फ्यूगो। और ये जो अलग होता है मैगलन जल संधि के द्वारा। किसके द्वारा? मैगलन जल संधि के द्वारा ये
दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। चलिए, दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है हॉर्न अंतरिप। कौन सा है ये? हॉर्न अंतरिप। चलिए साहब, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा कि आपको पूछा था आंसर क्या कि कोटापेक्सी, कोटापेक्सी जो है सो पर्वत वह कहाँ अवस्थित है। तो कोटापेक्सी देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये चोटी, ये है आपका कोटापेक्सी। और ये टोटल जो आप देख रहे हैं इस तरह से हरा वाला विस्तरित है यहाँ तक। आप देखिए कहाँ पर है ये? अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में, इक्वाडोर में, और इस तरह से कोलंबिया की तरफ ये मुड़ जाता है। ठीक है साहब, इस तरफ से, ठीक है ना। यहाँ से फिर ना ये टर्न ले लेता किधर? कोलंबिया के तरफ। और ये कौन सा पर्वत चोटी, ये पर्वत श्रेणी है? ये एंडीज पर्वत। कौन है ये? एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत का अगर विस्तार पूछेगा कि कहाँ है, तो अगर महादेश पूछे तो आपको बोलना है दक्षिणी अमेरिका महादेश में। देश अगर पूछेगा कि किस किस देश में विस्तरित है, तो याद रखना है अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। ठीक है साहब, इतना याद रखना है। और इस हाँ बोल्विया भी, बोल्विया में भी। चलिए इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। रुकिए ना अभी थोड़ा सा, इतना ध्यान में रखना है। ऐसा में बात है। अब देखिए ये जो है ना विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की श्रेणी है ये। विश्व की सबसे लंबी, हिमालय से भी लंबी, हिमालय से भी लंबी। लंबी का मतलब समझ रहे हैं? इस प्रकार से लंबा, ठीक है ना, इस तरह से इसका विस्तार है। और ये एंडीज पर्वतमाला टोटल जो है सो 7200 किलोमीटर में विस्तरित है। कितना 100 किलोमीटर? 7200 किलोमीटर में एंडीज पर्वतमाला विस्तरित है। ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा कि एंडीज पर्वतमाला का जो दक्षिण में एक चोटी अवस्थित है जिसको बोलते हैं एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम है एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ। तो आप देखिए कि कोटापेक्सी पर्वत भी किसका हिस्सा है? एंडीज पर्वत का हिस्सा है। और ये कोटापेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी भी है, पर्वत भी है, और इस पर्वत से उद्गार भी निकलता है जो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। तो याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और जिसका क्या नाम है? कोटापेक्सी। और कोटापेक्सी की अवस्थिति किस देश में है? इक्वाडोर में। तो देखिए किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा? एंडीज पर्वत श्रेणी का हिस्सा स्थित किस देश में? इक्वाडोर में। आ रहा समझ बात है। और वही एंडीज पर्वतमाला में दक्षिण की तरफ अगर आप देखिएगा तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कितना है? 6960 मीटर। 6960 मीटर एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी वो कौन सा है? वो आपका है एकांकागुआ। और ये पूछेगा कि किस देश में अवस्थित है, तो आपको लोकेशन पता चल रहा है किस में है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में है, देख रहे हैं ये अर्जेंटीना में। ये चोटी बड़ा किए थे तो इसमें आ गया, अलग बात है, लेकिन स्थिति कहाँ है इसका? अर्जेंटीना में है। आ रहा समझ बात है। तो एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, और ये शांत ज्वालामुखी है। ये इसमें उद्गार अब नहीं होता है। ये जो एकांकागुआ है ये शांत चोटी है। आए समझ बात है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सबसे सक्रिय एंडीज पर्वतमाला में सबसे सक्रिय और विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए वो है विश्व की सबसे सक्रिय, विश्व का सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी वो है ओजस डेल सलाडो, मतलब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। ये पूछेगा कि विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, तब बोलेंगे हम लोग एकांकागुआ। और विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी, तब कौन बोलेंगे? ओजस डेल सलाडो। और ये कहाँ है आपका? अर्जेंटीना में है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। आया समझ बात है। तो ध्यान में रखना, एंडीज पर्वतमाला में हम लोग कितना पढ़ लिए? 3। एक पढ़ ली एकांकागुआ, एक पढ़ ली हम लोग ओजस डेल सलाडो, और एक पढ़ ली हम लोग कोटापेक्सी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना ये कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। ये कहाँ अवस्थित है? नहीं, अर्जेंटीना। देखिए दोनों के सीमा पे है ये देखिए अंदर है। एकांकागुआ ये अर्जेंटीना में है, लेकिन ये जो है ना चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है। याद रखिएगा ओजस डेल सलाडो वो जो है सो चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है। आपको नहीं लग रहा है क्या सीमा पर है? लग रहा है ना कि सीमा पर अवस्थित है। ऐसा में बात है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स इससे जुड़ा हुआ था। उसके बाद अगर एंडीज पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम की तरफ आते हैं, उत्तर पश्चिम का मतलब आप देखिएगा यहाँ पे ये डॉट डॉट आप देख रहे हैं ना, तो ये कहाँ हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला के देखिए यहाँ से विस्तरित है, तो उत्तर पश्चिम हो रहा है, उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ पर एक मरुस्थल का विस्तार हुआ है जहाँ चिली में ही है। कहाँ है ये मरुस्थल? चिली में है। और इस मरुस्थल को क्या बोलते हैं? आटाकामा मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? आटाकामा मरुस्थल। और याद रखिएगा कि आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का विशाल भंडार है।
नाइट्रेट का भंडार है और नाइट्रेट के भंडार के कारण वहाँ पर वर्षा नहीं होता है, वर्षा वहाँ पे नहीं होता है, जिसके कारण वर्षा ना होना सिद्ध हुआ है अटाकामा मरुस्थल। और ये मरुस्थल इसी वजह से वहाँ पर मरुस्थलीय इलाका बना, क्योंकि नाइट्रेट का भंडार है और उस वजह से क्या होता है कि नाइट्रेट जो ह्यूमिडिटी होता है ना वातावरण का, उससे वो रिएक्शन कर लेता है और वर्षा को होने नहीं देता है, जिसके कारण वहाँ वर्षा ना होना सिद्ध हुआ है और इसी लेकर के अटाकामा मरुस्थल का विकास भी हुआ है। क्लियर है साहब, इतना बात है। चलिए साहब, अब देखिएगा साहब कुछ और भी चीज़ें कि ये जो है एंडीज पर्वतमाला, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी और जल धारण करने वाली नदी है वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। और अमेजन नदी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, साफ दिखेगा भी। चलिए, अमेजन नदी है और अमेजन नदी है साहब, अब देखिएगा यहाँ से निकल रही है। अब देखिएगा थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये पेरू से एंडीज पर्वतमाला के करीब से निकलती है, पेरू से आ जाती है इक्वाडोर में, ठीक है, इक्वाडोर से बोलीविया में, बोलीविया से किस में चली जाती है, ये देखिए ब्राज़ील में, और ब्राज़ील से फिर वेनेजुएला में, और वेनेजुएला से बहती हुई ये चली जाती है अटलांटिक महासागर में, जाकर के ये अमेजन नदी गिर जाती है। ऐसा समझ बात है। इस तरह से ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी विश्व की पूछेगी तो नील नदी को बोलेंगे, लेकिन पूछेगी सबसे चौड़ी नदी और सबसे अधिक जल धारण करने वाली नदी तो क्या बोलेंगे? अमेजन नदी। और ये कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। किस किस देश से बहती है? तो देख लीजिए, पेरू से बहती है, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील से और वेनेजुएला से, ठीक है साहब। चलिए, इस तरह से ये नदियाँ बहती हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अर्जेंटीना में ना एक अल्फा घास पाया जाता है, और इस अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और पंपास घास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा साहब, ब्राज़ील में कॉफ़ी, सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक जो होता है ब्राज़ील में होता है, और कॉफ़ी जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है? कहवा से होती है। और ब्राज़ील में कहवा के बगान को फैजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैजेंडा कहा जाता है, ठीक है साहब। इतना पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, एक डॉट यहाँ आप देख रहे हैं क्या? यहाँ पर एक डॉट देख रहे हैं क्या? ये है ब्राज़ील में। कहाँ है? ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील में एक खान है, अमापा खान। कौन सा है? अमापा खान है। और इस खान से ना मैग्नीज निकलता है। क्या निकलता है? मैग्नीज निकलता है। और अमापा खान विश्व में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है। सबसे अधिक मैग्नीज निकलता है। तो किस खान से पर्सनली पूछेगा तो अमापा खान। और अमापा खान दक्षिणी अमेरिका के किस देश में है? ब्राज़ील में अवस्थित है, ठीक है साहब। इतना बात याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आप एक झील देख रहे हैं, यहाँ पर एक झील है, और ये झील जो है टीटीकाका झील। कौन सा है? टीटीकाका झील। और ये कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? 3811 मीटर, 3811 मीटर पर। और ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका झील। और ये झील की अवस्थिति कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में तो है ही, लेकिन दक्षिणी अमेरिका के किसके किसके देश के सीमा पर है? तो आप देखिए, बोलीविया और कौन सा है? पेरू। बोलीविया और पेरू की सीमा पर अवस्थित है। कौन सा? टीटीकाका झील, ठीक है साहब। चलिए, इतना बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए कि ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है, तो इसके देख लीजिए पूर्वी तट में कौन सा महासागर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। और इधर आप देख लीजिए प्रशांत महासागर। कौन है सर? प्रशांत महासागर है। उसके बाद देखिएगा कि ये चिली है ना साहब, चिली में एक चीज़ और याद रखना है कि चिली में आप देखिए एक डॉट लगा हुआ है, और ये डॉट जो है चुकीका माता। क्या है? चुकीका माता खान। और चुकीका माता खान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है इस पॉइंट से, जहाँ भी जो चीज़ें था। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये देख लीजिए भूमध्य रेखा, देख रहे हैं ना? भूमध्य रेखा। तो आपको पहले भी बताए थे कि भूमध्य रेखा अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के तीन देशों से होकर के गुजरती है। आप देख लीजिए, यहाँ से डॉट लगा हुआ है, तो ये क्या है? इक्वाडोर। ये क्या है? कोलंबिया। और नहीं, वेनेजुएला नहीं। देखिए, वेनेजुएला का लाइन यहाँ है, ये ब्राज़ील है ना, ये ब्राज़ील देख रहे हैं? ब्राज़ील यहाँ आया हुआ है, और ब्राज़ील है ये, आप देख रहे हैं। ये डॉट कहाँ लगा हुआ है? ये ब्राज़ील का बॉर्डर है ना, तो ब्राज़ील पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब तीन देश हो गया आपका। कौन सा हो गया? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील।
इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका के 3 देशों से होकर के गुजरती है साहब। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो बोलिविया की राजधानी है, देख रहे डॉट लगा हुआ है, बोलिविया की जो राजधानी है जिसका नाम है लापाज, क्या नाम है? लापाज, ये विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ राजधानी है। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ किसी देश का राजधानी है तो वो किसकी है? बोलिविया की राजधानी। और बोलिविया की राजधानी कहाँ है? वो है लापाजा। कहाँ है? लापाज। ठीक है साहब, इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स। ठीक है साहब, बाकी और भी कुछ चीज़ें बचा हुआ तो नेक्स्ट जब हम लोग को मिलेगा तो बता देंगे। क्लियर है साहब? चलिए, इतना ध्यान में रखना है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बताइए। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। और किस किस देश की सीमा पर यह है? पेरू और चिली, चिली और अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना। और इक्वाडोर में कौन सा चोटी था? कौन सा पर्वत? कोटापेक्सी। कौन था? कोटोपेक्सी था। कौन सा? कोटोपेक्सी था। चलिए, एकांकागुआ किस देश में था? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में। चुकिका माता तांबा की खान, ये चिली में है, ये चिली में है। चलिए, और उसके बाद क्या कहते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी? लापाज। चलिए साहब, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता? इक्वाडोर होता। ठीक है, दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ब्राजील की सीमा, ये भी याद रखिएगा, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जो केवल 2 देशों को छोड़ करके, चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके बाकी जितना भी देश है सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से क्या करती है? सीमा लगाती है। अगर आप देखिएगा डायग्राम में तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ देखिए इक्वाडोर, क्योंकि बीच से क्या आ गया? पेरू आ गया, यहाँ पर है ब्राजील। ठीक है ना, और एक आप देख लीजिए चिली। ये 2 को छोड़ करके बाकी सारे देशों से कौन लग रही है? ये आप देख रहे हैं, ब्राजील लग रही है साहब। चलिए, उसके बाद देख लीजिए दक्षिणी अमेरिका के 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है वो बोलिविया। स्थलरुद्ध मतलब समझ रहे हैं, समुद्री सीमा नहीं बनाता बल्कि वो लैंड लॉक है, स्थलीय सीमा से ही गिरा हुआ है। ठीक है साहब, चलिए साहब, इतना फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है इससे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का यामोत्तर है? क्या हो जाएगा आंसर? 82.5 डिग्री। चलिए, आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, बउआ वाला सवाल पूछ दिया है, नहीं पूछा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5। देखिए, हर देश का समय जो होता है वो अलग अलग होता है, हर देश का समय अलग अलग होता है। आप देखिएगा तो इस प्रकार से क्या होता है, विश्व अगर ये विश्व है, ये पृथ्वी अगर है तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं। ठीक है, और प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री पर होता है। ठीक है साहब, और आपको पता है कि जो देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है? 360 है। तो 180 रेखा इधर होगा, 180 रेखा इधर होगा। मान लीजिए मिडिल में एक हो गया, मिडिल में ये मान लेते हैं हम लोग, किसको मान लेते हैं? इसको ना, मिडिल में ये हो गया तो 180 रेखा इधर भी होगा, 180 रेखा इधर होगा और 180 रेखा इधर भी होगा, तो कुल मिलाकर के 360। और इसको ये सारे होता है देशांतर रेखा। कौन सा रेखा? देशांतर रेखा। तो याद रखिएगा कि समय का जो गणना किया जाता है, समय जो पता लगाया जाता है किस रेखा से? देशांतर रेखा से। ठीक है साहब, और इस तरह का जो रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरह का रेखा उसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है साहब, तो 180 इधर, मान लीजिए कि 180वां अगर रेखा ये है तो याद रखिएगा कि 180वां रेखा इधर और 180वां रेखा इधर, ये दोनों बाद में जाकर इस तरह से घुमाइएगा तो मिल जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो 180 डिग्री का जो रेखा होता है देशांतर रेखा, इसी को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। आज समझ बातें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अब समय की गणना हम लोग कैसे करते हैं? देखिए, ये 0 डिग्री जो गुजरता है ना, प्रधान यामोत्तर रेखा, ये जो गुजरता है एक लंदन जगह है, ब्रिटेन का लंदन, ब्रिटेन का लंदन है, और लंदन में अवस्थित एक जगह है वो है आपका ग्रीनविच। कौन है वो? ग्रीनविच। यहीं से बीचों बीच ये गुजरती है, यहीं से ये बीचों बीच गुजरती है। और 0 का मतलब समझना है 12 बजे, 0 का मतलब 12 बजे। अब देखिए यहाँ 12 समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि अगर इधर पूरब हुआ कि पश्चिम हुआ, इस रेखा से
पश्चिम हुआ। तो जब भी हम लोग इस रेखा से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे ना, तो याद रखिएगा कि 4 मिनट समय घट जाएगा। 4 मिनट समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4 मिनट का समय घट जाएगा। 4 मिनट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इधर की तरफ आएंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा। 4 मिनट बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बोलिए? क्योंकि एक डिग्री में 4 मिनट का समय का अंतर होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए करके, क्योंकि अब देखिए सूरज अगर उगेगा तो पहले ये पूरब हुआ तो पहले इधर उगेगा कि इधर उगेगा, इधर उगेगा ना। तो इसका मतलब सूर्योदय पहले इधर होगा। तो इसका मतलब है कि इधर का समय आगे चलेगा और इधर का समय क्या होगा, अगर इधर सूर्य इधर उगा उधर सुबह हो जाएगा, जिधर नहीं उगा उधर क्या होगा, शाम होगा। तो इसका मतलब जिधर सूरज उग गया उसका समय क्या हो रहा है, आगे चल रहा है। आ रहा समझ बात है? अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि हमारा भारत जो है ना, मान लीजिए ये समझ में आ गया कि जो प्रधान यमोत्तर रेखा है, इससे अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट घट जाता है। और पूरब की तरफ आएंगे तो 4 मिनट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिएगा साहब किस प्रकार से हम लोग इसको भारत के समय को हम लोग दर्शाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। इतना बात अगर समझ में आ गया हो तो देखिए, भारत का जो ग्रीनविच टाइम है वो कितना है, ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मतलब भारत जो है उससे पूरब की ओर है। जो अभी डायग्राम बताए थे उसमें पूरब की ओर है। अब पूरब की ओर है तो स्वाभाविक बात है कि 1 डिग्री में कितना का अंतर होता है, 4 मिनट का। हम लोग कितना है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री है तो इसका मतलब अगर निकालिएगा, इसको 4 से गुना कर दीजिए। पहले इसको निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये बताइए। 165/2 होगा। और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ये होगा ना, 330 हो जाएगा। 330 क्या निकल गया, ये मिनट ना। और इसको घंटा में अगर बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, कितना से भाग देंगे, 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए तो 11×33 और 2, तो 11/2 का मतलब क्या हुआ, 11/2 घंटा मतलब 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा कितना मिनट, 30 मिनट। तो इसका मतलब है कि हमारा समय कितना बढ़ जाएगा, 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। ऐसा जब कैसे निकाले, 5.5 घंटा हम लोगों का आगे हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, और हम लोग का देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको डिग्री को समय से मल्टीप्लाई कर दिए 4 मिनट से, और इसको घंटा में बदल दिए तो 5.5 घंटा। यानी ग्रीनविच के लंदन में अगर 12 बजता होगा तो हम लोग के यहाँ 5:30 शाम बजता होगा। हम लोग आगे उससे निकल जाएंगे। ऐसा बात है। इस तरह से हम लोगों को याद रखिएगा कि जब पश्चिम की तरफ को दे तो उसको हमको घटा देना है, और जब पूरब की तरफ के क्षेत्रों का दे डिग्री देशांतर में तो उसको हमको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। चलिए अब देखिएगा साहब, हमारा जो समय है ये पूर्वी देशांतर देख रहे हैं ना, पूर्वी देशांतर ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, आपको 97 डिग्री 25 मिनट। और यहाँ पर देखिए सबसे पश्चिमी कौन है, गौर माता गुजरात में, गौर माता गुजरात में ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो अब देखिए साहब, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह अगर सूर्य उग रहा है तो यहाँ पर 2 घंटा के बाद उगेगा। क्यों उगेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोनों को घटाइए, देखिए कितना डिग्री का अंतर होता है, 29 लगभग 30 होता है, लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है। तो इसको क्या करेंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना, 4×3=12 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा हो गया। तो इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा, और उसके 2 घंटा के बाद सूर्योदय कहाँ होगा, गुजरात में होगा। इसीलिए करके अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय में कितने घंटा का अंतर होता है, 2 घंटा का। कई बार सवाल इस तरह से भी पूछ देता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितना घंटा का अंतर होता है सूर्योदय में, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 5 घंटा, ऐसे दे देगा, आधा घंटा। इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि 2 घंटा का अंतर होता है। चलिए साहब, अब 82.5 डिग्री की बात की, याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है साहब। आप देखें ना, पूर्वी पश्चिमी करके फंसाएगा। याद रखिएगा, ग्रीनविच से जो इस तरफ हो वो पूर्वी होगा, और ग्रीनविच से जो उस तरफ हो वह पश्चिमी होगा। तो ये जो गुजरता है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का जो नैनी जगह है और ये प्रयागराज में है, वहाँ से हमारा मानक समय गुजरता है 82.5 डिग्री, ठीक है साहब। और ये मध्य यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यानी
5 राज्य से होकर के हमारा समय, मानक समय गुजरता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और एपी, ठीक है साहब, आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोग मानक समय से ध्यान में रखना। कोई डाउट इसमें नहीं ना साहब? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए साहब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री, अच्छा 82.5 डिग्री, कितना 82.5 डिग्री 30 मिनट, ठीक है 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। भारत का मानक समय 5 राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है, जो आर्कटिक सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, ठीक है साहब। इतना फैक्ट्स हम लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए मानक समय से एक ही सेट में 2 सवाल पूछ दिया है लगातार। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, अभी तो जस्ट ही बताया आपको, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और एपी, आंध्र प्रदेश। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? तेलंगाना हो जाएगा। ये भारी सवाल था क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। और ये किससे का सवाल है? ताज़ा सवाल है, बासी अभी नहीं हुआ कि 2009 का है, 8 का है, सो बात नहीं है। चलिए साहब अगला है, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा का क्षेत्र किस देश में है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है साहब। ये किम्बरले ये हीरा का खान है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है साहब। तो देख लेते हैं, अगर आप जो हीरा का पूछा है तो कल आपको सोना का पूछ दे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा जगह है, और भी दक्षिण अफ्रीका का कौन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से पूछा जा सकता है साहब। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, उत्पादन की दृष्टि से इसका आंसर हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी हीरे की खान कौन है? किम्बरले की खान। ये कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, ठीक है साहब। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, उत्पादन की दृष्टि से बोल रहा है तो किम्बरले, लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तब हम बोलेंगे सबसे बड़ी हीरे की खान जो है आरोपा की खान। कौन है? आरोपा की खान। और ये कहाँ है? बोत्सवाना में। कहाँ? ये दक्षिण अफ्रीका का देश है बोत्सवाना, अफ्रीका महादेश का देश है बोत्सवाना। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा हीरा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो था 3106 कैरेट का था, यह दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर की खान। तो इसका मतलब पूछा जाएगा कि प्रीमियर की खान कहाँ है? तो क्या बोले? दक्षिण अफ्रीका में। और इसको खोजा कौन था? कुलीनान खोजा था। कौन खोजा था? कुलीनान खोजा था, ठीक है साहब। किम्बरले को दक्षिण अफ्रीका का हीरो का नगर, किम्बरले जो है ना उसको दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है? हीरो का नगर। और जोहान्सबर्ग को कहा जाता है स्वर्ण नगर कहा जाता है। कहा जाता है स्वर्ण नगर, क्योंकि जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है साहब। चलिए, दक्षिण अफ्रीका का विश्व का 90%, दक्षिण अफ्रीका विश्व का 90% क्रोमियम क्या करता है? उत्पादित करता है। तो याद रखिएगा कि 90% क्रोमियम जो है सो दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक चाय केनिया और सर्वाधिक खजूर कौन उत्पादित करता है? मिस्र करता है। क्योंकि हो सकता है कि हीरा की बात पूछा तो कुछ फसल की भी बात पूछ दे। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक चाय केनिया में और सर्वाधिक जो है सो खजूर मिस्र में। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और जिसका उद्गम स्थल कौन सा है? विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील है साहब, क्योंकि अफ्रीका महादेश से पूछा है तो यहाँ से हम लोग दे दिए हैं कि अफ्रीका महादेश में बहने वाली नदी जो है वो नील नदी है और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। और इस नील नदी पर एक बांध बनाया गया जिसको बोला गया आसवन बांध। कौन है? आसवन बांध। और याद रखिएगा कि नील नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन है? काहिरा। मिस्र में अवस्थित है काहिरा, ठीक है साहब। मिस्र में अवस्थित है काहिरा, जो नील नदी के किनारे पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, ठीक है साहब। इस बात को याद रखिएगा। अफ्रीका में कांगो नदी पर स्टैनली जलप्रपात,
अफ्रीका में कांगो नदी पर स्टेनली जलप्रपात तथा जाम्बेजी नदी पर कौन सा है, विक्टोरिया जलप्रपात। तो कई बार आपको लगेगा कि विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो होगा वो नीले नदी पे होगा, ऐसा थॉट सोच करके आप गलत मार देते हैं। लेकिन याद रखिएगा विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एवं मोरक्को देश में 2500 किलोमीटर में फैला हुआ। तो एटलस पर्वत, एंडीज पर्वत हम लोग पढ़े दक्षिणी अमेरिका में, जबकि आप देख रहे हैं कि एटलस पर्वत जो है ये अफ्रीका महादेश में है। और किस किस देश में है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में। और इसका विस्तार कितना है, 2500 किलोमीटर, जबकि एंडीज का कितना था, 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर आप जो बोल रहे हैं वो एकांका गुआ का। चलिए साहब, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है। सुएज नहर अफ्रीका के किस देश में स्थित है, मिस्र में अवस्थित है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को, उष्ण मतलब गर्मी के सीजन में जो उगता है, वैसे घास के मैदान को क्या बोलते हैं, सवाना। तथा शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका का याद रखिएगा कि घास का जो मैदान उष्ण है उसको सवाना कहा जाता है, और जो शीतोष्ण होता है उसको वेल्ड कहा जाता है। और ये कई बार घास पूछा जाता है दरोगा वगैरह में। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा साहब, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर है, सबसे व्यस्त नहर। आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। आंसर हो जाएगा कील नहर। सबसे व्यस्त नहर, सबसे व्यस्त नहर, दुनिया का सबसे व्यस्त नहर अगर कोई है तो वो कील नहर है। मतलब सबसे अधिक व्यापार जो होता है वो कील नहर से होता है, क्योंकि यूरोप का जितना भी व्यापार है वो लगभग क्योंकि ये सेंटर में जर्मनी के पास अवस्थित है कील नहर। ठीक है। जिसके हाँ, इसी वजह से अटलांटिक महासागर में, और आपको पता है कि अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे अधिक व्यस्त महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर, सबसे व्यस्त अगर नहर पूछेगा तो कील नहर, और सबसे व्यस्त नदी पूछेगा तो राइन नदी। याद रखिएगा, नदी पूछेगा व्यस्त तो राइन नदी, नहर पूछेगा तो कील नहर, और महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर। ठीक है साहब। चलिए इस बात को ध्यान में रखना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका क्या है। इसका आंसर हो जाता है कील नहर। विश्व का सबसे व्यस्तम क्या है, कील नहर। कहाँ अवस्थित है, जर्मनी में। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच अवस्थित है। कील नहर जो है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच अवस्थित है। सबसे व्यस्तम नदी कौन है, राइन नदी है, जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी एवं हॉलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। जिस उत्तरी सागर का हिस्सा कील नहर है, उसी उत्तरी सागर में जाकर के जो विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है राइन नदी, ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी और हॉलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। चलिए, विश्व का सबसे व्यस्तम जो महासागर है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन है, तो याद रखिएगा, महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, नदी में राइन नदी और नहर में कील नहर। ठीक है साहब। बाकी और भी आपको दिया हुआ था स्वेज नहर वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि आज पूछा है कील नहर तो कल पूछ देगा कि आपको स्वेज नहर कहाँ अवस्थित है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है। इस तरह से पनामा नहर के बारे में तभी बता दिए हैं। चलिए, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो नहर वगैरह है, 5, 7, 8 नहर है, उसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन कहाँ अवस्थित है। चलिए साहब, ये देखिए सू नहर है। कौन सा नहर है, सू नहर है। ये कहाँ है, यूएसए में। कहाँ है ये, यूएसए में है। और ये देखिए सू नहर सुपीरियर झील, सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को क्या करता है, ये जोड़ता है। ठीक है साहब, इतना याद रखिएगा, यूएसए में है और किसको किसको जोड़ता है, सुपीरियर को और ह्यूरन को। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा अगला है गोटा नहर। कौन है, गोटा नहर। और ये कहाँ है, स्वीडन में। और ये किसके किसके बीच है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है। उसके बाद देखिए कील नहर अभी बताए, ये कहाँ है, जर्मनी में है। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। ठीक है साहब, यही था ना अभी। चलिए, उसके बाद देखिए वोल्गा डाउन। वोल्गा डाउन ये रूस में, रूस तो डाउन है, ये है, आपको पता है, पूरे दुनिया का डाउन बन चुका है अभी। चलिए, तो वोल्गा डाउन ये रूस में, और ये जोड़ता किसको है, तो रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच अवस्थित है साहब। रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच अवस्थित है। केपी नहर, ये याद रखिएगा साहब, भी आई है केपी नहर।
ठीक है साहब, केपी नहर ये भारत में है और ये आंध्र प्रदेश और किसके बीच, तमिलनाडु के बीच है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच अवस्थित है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पनामा नहर। पनामा नहर ये पनामा में अवस्थित है। आपको जो दिखाए थे ना नीचे में वो पनामा था, कैरेबियन सागर के आसपास दिखाए थे आपको उस डायग्राम में। चलिए तो कैरेबियन सागर को जोड़ता है और किसको जोड़ता है, प्रशांत महासागर को। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। चलिए उसके बाद देखिए ईरी नहर। ईरी नहर ये यूएसए में है और ये ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है, ईरी झील और मिशिगन झील को। ठीक है साहब। उसके बाद है अल्बर्ट नहर। अल्बर्ट नहर ये पश्चिमी यूरोप में है और ये एंटवर्प लीग और बेलारूस को क्या करता है, ये जोड़ता है। ये जगह का नाम है, इन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहर था साहब, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, लेकिन केपी को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तशोकर वेटलैंड्स आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है। आपको शायद जिस समय अभ्यारण्य पढ़ा रहे थे और टेस्टों में दिए हुए थे तो शायद दिए होंगे। और ये उस समय इसलिए पूछा गया था क्योंकि इसको 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो एक तरह से समझिए तो उस समय का ये करेंट अफेयर के लहजा से पूछा गया था। ठीक है साहब। तो याद रखिए कि इसका मतलब है कि आर्द्र भूमि जो हाल फिलहाल में जैसे घोषित किया जाएगा वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ये उसी का सवाल है, लेकिन ज्योग्राफी से भी मिलता जुलता था तो हम लोग ज्योग्राफी में ही डाल दिए, करंट में नहीं डाले हैं। चलिए साहब देखिए ध्यान में रखिएगा, आपका 100 सवाल अगर होता है किसमें, दरोगा के पीटी या मेंस में, तो हम लोग तो करवाएंगे 70 या 80 सवाल ना, क्योंकि करेंट अफेयर तो ओल्ड हो जाता है, उसको तो हटा ही देंगे। 10 सवाल आता है, 5 या 4 सवाल मैथ रीजनिंग का, तो वो हट जाएगा। लगभग 15 सवाल तो 20 को करेंट अफेयर ले लीजिए, 5 को मैथ ले लीजिए, तो 20 कितना हुआ, 25, लगभग 75 सवाल के आसपास। ठीक है साहब। चलिए अब देखिए तशोकर वेटलैंड्स आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है, ये तो लद्दाख में अवस्थित है। देखिए तशोकर बोले फिर भी लद्दाख में, और तसो मोरारी बोले फिर भी लद्दाख में। ठीक है साहब। तो चलिए साहब, क्योंकि ये वेटलैंड्स पूछा है तो हम कुछ वैसे वेटलैंड्स को, ऐसे तो वेटलैंड्स 75 हो गया है, ठीक है, लेकिन वेटलैंड्स 75 हो गया तो सबको याद रखना संभव नहीं है। लेकिन करेंट अफेयर के लहजे से जो साल भर के अंदर इसको घोषित किया गया है उसको जरूर याद रखिएगा, और उस सारे को हम लोग करेंट अफेयर में भी करवाए हैं। ठीक है साहब, करेंट अफेयर में हम लोग करवाए हुए हैं। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए रामसर होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। रामसर स्थल या आर्द्रभूमि क्षेत्र, देखिए जितना भी दलदलीय क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ सालों भर कमोबेश पानी जमा हुआ रहता था, और जहाँ पर नए नए जीवों की उत्पत्ति जन्म लेने वाले स्थान, जहाँ पर स्वाभाविक बात है कि आर्द्र भूमि होगा, नमी वाली भूमि होगा, पानी का जमा होगा, वहाँ पर नए नए जीवों की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। और वैसे जगह को विकसित करने के लिए पर्यटक स्थल के रूप में और जीवों की उत्पत्ति जो होती है, जीवों की उत्पत्ति को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक हुआ 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को, और ये हुआ था ईरान के एक जगह है रामसर, यहाँ पर हुआ था यह बैठक 2 फरवरी को। इसी लेकर के 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है साहब। और उसके बाद देखिए साहब, उसके बाद 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जब बैठक हुई थी तो इस बैठक में ये निकल करके आया था कि जितना भी आर्द्र भूमि का क्षेत्र है उसको यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ताकि वो पर्यटक स्थल भी बन पाए। ठीक है। तो उसमें कुल मिलाकर के भारत के वर्तमान में 75 स्थल भी शामिल हो गए हैं। ठीक है साहब। तो सबसे पहले भारत जो इसका सदस्य बना वो 1982 में बना। 1982 में भारत इसका सदस्य बना। ऐसे बैठक हुआ 71 में, लेकिन भारत 82 में सदस्य बना। और भारत का पहला रामसर स्थल जो बना वो चिल्का झील ये प्रथम जो है सो रामसर स्थल बना। और चिल्का झील के साथ साथ राजस्थान का केवला देव ये सेकेंड बना। ये सेकेंड है साहब, केवला देव। ठीक है साहब, ये सेकेंड रामसर स्थल बना है। अब देख लेते हैं कुछ रामसर स्थल जहां से सवाल हो सकता है कि पूछा जाए, लेकिन पूछा जाएगा तो करंट की स्थिति से। चलिए देख लेते हैं हम लोग। लद्दाख में पूछा है तो लद्दाख में याद रखिएगा तशोकर आर्द्रभूमि और तसो मोरारी झील, ये दोनों को रामसर। फिर देखिए जम्मू कश्मीर में तो वुलर झील को, होकेरसर को और मानसर को, वुलर, होकेरसर और मानसर। ठीक है साहब। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम को, किसे, पोंग डैम को,
पंजाब में देखिए याद रखिएगा कांजली, रोपर और केशोपुर मियाँ, केशोपुर मियाँ, ये 3 को मिला है, और भी मिला है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डाल दिए क्योंकि 75 को कितना हम करवा पाएंगे, और आप भी नहीं रख सकते हैं याद। और सवाल याद रखने की बात नहीं है, बात यह है कि सवाल पूछने की बात, पूछा जाता है करंट के लिहाजा से, तो करंट वाले को हम लोग याद रखेंगे। चलिए साहब, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में, यूपी में सूर सरोवर, सांडी है और समसपुर, ठीक है। और बिहार का एकमात्र है वो कांवड़ ताल झील, ठीक है, ये 37वां बना था ना साहब, कांवड़ ताल। और ना यही होगा, हाँ ना 37वां था वो। चलिए, और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल ये है। चलिए साहब, उसके बाद देखिए मणिपुर में लोकटक झील, इसके बारे में तो हम लोग डिटेल्स में बताएं। और याद रखिएगा कि सबसे बड़ा भारत में अवस्थित सबसे बड़ा रामसर स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है सुंदरवन। कौन है ये? सुंदरवन। और लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में सुंदरवन फैला हुआ। ये भी सवाल इसी में पूछा गया, अगले देखिएगा सवाल मिलेगा। आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा कोल्लेरू, ठीक है। मद्रास में याद रखिएगा नंदूर, मदमहेश्वर और लोनार झील, ठीक है साहब। और भी हैं लेकिन हम लोग वो सारे डाले जहां पूछने की संभावना हो पिछले वाले से। बाकी मैक्सिमम 90-95% चांस ये होगा कि जो करंट में मिला है, जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया है, वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है साहब। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए तसोकर वेटलैंड झील लद्दाख में स्थित है, जो भारत का 42वां रामसर स्थल वाला। यूनेस्को के नेतृत्व में ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। भारत रामसर समझौता पर 1982 को क्या था? स्वीकार किया था। भारत का प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील को घोषित किया गया था, अभी बताए हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन था? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील बना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को 1997 से। चलिए, भारत में वर्तमान कुल कितना है? 75 रामसर स्थल है। और सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है तथा सबसे छोटा कौन सा है रामस्थल? रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड कहाँ है? रेणुका झील भी पढ़ाए हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह तैयारी करना है। सरकार आपको तुरंत बुला लेगी, बोल देगी तो आपको एग्जाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, देखिए ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में, देखिए करंट से जुड़ा हुआ है लेकिन हम लोग जानबूझ के इसमें डाले हैं जगह में। अच्छा, हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो क्या हो जाएगा साहब? आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन। आंसर क्या जाएगा? सुंदरवन, जहां पर 428 प्रजाति के पक्षियों की बात की गई है कि यहाँ पर 428 प्रजाति के पक्षी आते हैं। इस तरह का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, ठीक है साहब। तो अभी तो आपको सुंदरवन के बारे में भी बता दिए हैं। उसके बाद लोनार झील के बारे में भी बताए हैं। उसके बाद सूर सरोवर बताए क्या? सूर सरोवर कहाँ है? यूपी में। सांडी कहाँ है? यूपी में। ये सब बताए हुए ना साहब। चलिए साहब, बस इससे इतना ही, और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए साहब, कौन सुमेलित नहीं है? हाँ, सही बात है, आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका सही सुमेलित है, काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है साहब। लेटेराइट तमिलनाडु, असम, ये सब ठीक है। पीट, देखिए ये गोरोबोरो है, ये गोरोबोरो है। यहाँ पर आपको मिलेगा मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय प्लस कौन सा? देख लीजिए, काली मिट्टी मिलेगा आपको, काली मिट्टी मिलेगा। लेकिन ये बोल दे पीट मृदा। देखिए पीट मृदा कहाँ मिलेगा? जिसको बोलते हैं दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी कहाँ मिलेगा? जहाँ पर समुद्री किनारा हो प्लस में मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं हो। समुद्री किनारा तो गुजरात में भी है लेकिन वहाँ पर ये पीट नहीं पाया जाता, दलदली भूमि नहीं पाया जाता, ठीक है साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है साहब। हाँ, वो हर मिट्टी हर जगह पाया जाता है लेकिन बहुलता की बात होती है। ऐसा क्या बिहार में बालुई मिट्टी नहीं पाया जाता? क्या पाया जाता है, लेकिन बहुलता की बात होती है। चलिए साहब, और जलोढ़ मिट्टी जो है सो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब ठीक है। सबसे अधिक आपको पता भी है कि सबसे अधिक पूरे भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आपको शायद
2022 का जो मेंस करवाए थे उसमें शायद जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इन सारों के बारे में बताए थे क्या? काली मिट्टी बताए थे ना। तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं पीटी में भी मिट्टी, और मतलब मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी पढ़ के नहीं जाइएगा तो आप भी मिल जाइएगा मिट्टी में। ठीक है साहब, चलिए चलिए साहब, तो आपको वहाँ पर काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये 3 पढ़ाए थे। जो बच गया था उसको अभी पढ़ा देंगे, मिट्टी खत्म। चलिए साहब, देखिएगा साहब कि पीठ हो जाता गुजरात जो सुमेलित नहीं था। चलिए पर्वतीय मिट्टी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहां पर भारत में जिस राज्य में पर्वतीय विस्तार हो। तो स्वाभाविक बात है कि पर्वतीय विस्तार कहाँ होगा? जो उत्तर का क्षेत्र है और थोड़ा सा जो पश्चिमी घाट वगैरह है वहां पर होगा। इसमें देखिएगा कि पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण ये कहाँ ऐसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि पर्वतीय मिट्टी जो बनता है वो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो चट्टान बनता है उसके टूटने से बनता है। चलिए, यह मिट्टी उर्वरक डालने के बाद, ऐसे उर्वरक ये उत्पादित नहीं करता, मतलब ये बंजर भूमि होती है, लेकिन इसमें अगर आप उर्वरक डाल देते हैं तो उर्वरक डालने के बाद आप कॉफ़ी और चाय का उत्पादन कर सकते हैं। इसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में और सिक्किम में, मणिपुर में, सीधा देख लीजिए कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है सो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। चलिए, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी वैसा जहाँ पर मरुस्थल का विकास हुआ होगा, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहता होगा, सुखाड़ की स्थिति रहती होगी, वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगा। आप तो समझ ही गए होंगे, गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, ये सब चला जाएगा साहब। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और हरियाणा के क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। और मरुस्थलीय मिट्टी याद रखिएगा साहब, ज्वार, गेहूं और कपास के लिए क्या है? उपयुक्त है। जबकि कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी। इसी लेकर के काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये लोग हम लोग पढ़े थे पिछले वाले में। चलिए, लाल मिट्टी, यह मिट्टी कायांतरिक चट्टानों से बना होता है और इसमें घुलनशील लवण की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें लवण की मात्रा पूछा जाएगा कि वह कौन सी मिट्टी है जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, तो लाल मिट्टी। ठीक है, और लो ऑक्साइड इसमें अधिक पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होती है? लाल होती है। लो ऑक्साइड अधिक पाया जाता है जिसके कारण ये लाल होती है, लेकिन जब ये जल धारण करते हैं, जब इस पर पानी डालिएगा तब ये कैसा हो जाएगा? ये पीला हो जाएगा। इसका जो विस्तार है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में एवं तेलंगाना में इसका विस्तार है। ऐसा नहीं बात है। चलिए साहब, यह मिट्टी बाजरा, मूंगफली, आलू और तंबाकू के लिए उपयुक्त होता है। बाकी जो आपकी काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, ये आप बिहार एसआई का जो मुख्य परीक्षा वाला 2022 का सेट पढ़ाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 17 में जाइए, बाकी की मिट्टी आपको मिल जाएगी। ठीक है साहब, चलिए अभी तो रिपीटेशन शुरू ही हुआ है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? आंसर क्या हो जाएगा साहब? बी हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं बोल रहा है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति बोल रहा है। जो आप बोल रहे हैं ना वो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात बोल रहे हैं, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति बोल रहा है, तो हो जाएगा साहब 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। चलिए साहब, इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा देख लेते, बहुत ज़्यादा नहीं है डिस्क्रिप्शन। चलिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो हुआ वो 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, और पृथ्वी की आयु जो है सो कितना है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जो कौन आया था? जलीय जीव आया था। कौन आया था? जलीय जीव आया था। और आपको बताए भी थे, शायद बायोलॉजी में पढ़ाए हुए थे कि जीव जननवाद, स्वतः जननवाद, इस सब के बारे में पढ़ाए भी थे। चलिए, ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई। पहले जो जीव उत्पत्ति हुआ था, जो मनुष्य बदला है, वो था किस रूप में? ड्रायोपिथेकस। ठीक है, ड्रायोपिथेकस में था। ठीक है, और ड्रायोपिथेकस इसमें क्या देखिए म्यूटेशन होता है, जीवों में म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन होता है। पहले हम लोग थे, हमारा जो पूर्वज था वो आदिवासी था, सॉरी आदिवासी से आदि मानव था, आदि मानव था। आदि मानव से हम लोग चला किस में? उससे भी पहले कौन? आदि मानव से भी पहले क्या था? बानर थे हम लोग। कौन से थे? बानर थे, है कि नहीं?
हम लोग का पूर्वज बानर था। अब बानर से भी पहले कुछ तो होगा ना। तो उस समय जो था सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो हुआ था ड्रायोपिथेका समय, ठीक है। और ये बदल गया रामापिथेका समय, ठीक है, रामापिथेका समय, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे परिवर्तित होता गया और परिवर्तित होते होते हम लोग बंदर के रूप में आ गए, बानर के रूप में आ गए। और फिर वहाँ से परिवर्तित होते होते क्या हो गए हम लोग, आदि मानव बन गए। और आदि मानव से फिर परिवर्तित होते होते हम लोग मानव बन रहे हैं। और वो समय दूर नहीं है कि हम लोग फिर से आदि मानव बन जाएंगे। चलिए साहब, रामापिथेकस मानव का प्रथम पूर्वज था। मानव का प्रथम पूर्वज कौन था? रामापिथेकस। और आधुनिक मानव जो है या मेधावी मानव या प्रबुद्ध मानव क्या कहलाता है? होमो सैपियंस। क्या कहलाता है? होमो सैपियंस। हम लोग को बुद्धि आ गया तो हम लोग कहलाने लगे होमो सैपियंस, ठीक है साहब। और मानव की उत्पत्ति सबसे पहले किस महादेश में हुआ? अफ्रीका महादेश में मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हुआ साहब। चलिए, इतना फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साहब, बस लास्ट ही है, इसको देख लेते हैं। चलिए, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? बताइए, आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, यहाँ से बच्चा गलती करके आता है, क्यों जानते हैं? उसको ये लगता है कि जब यहाँ पर खाद लिख ले है तो खाद वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि इतना आसान तो नहीं दे सकता है। लोग ये भी सोच करके क्या कर देता है, तो ज़्यादा होशियार बनिएगा तो 3 जगह, तो क्या आ जाएगा आंसर? खाद जाल। क्या आ जाएगा? खाद जाल। डी मारे थे ना, तो खाद जाल इसका आंसर होगा। क्योंकि लगता, हम जानते हैं ना कि कहाँ गलती करेगा बच्चा। क्योंकि अगर आपको जो ही लगेगा ना खाद श्रृंखला है तो आपको लगेगा कि इन्हें फंसाने के लिए खाद लिखा है, समझ रहे हैं? इसीलिए करके आप उसको नहीं मारिएगा। तो आंसर यही हो जाएगा साहब। चलिए देख लेते हैं साहब, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य चक्र उन सभी श्रृंखलाओं का एक समूह है जो एक समुदाय को अस्तित्व को सक्षम बनाता है, ठीक है साहब। देखिए, खाद्य जो श्रृंखला है इसका मतलब यही हुआ कि देखिए, कोई भी जीव जो होता है वो उत्पाद पर निर्भर करता है, ठीक है। उत्पाद पर, उत्पाद कौन होता है? पेड़ पौधा होता है। कौन होता है? पेड़ पौधा होता है। हम लोग क्या करते हैं? उत्पाद। मनुष्य क्या हो गया? ये अच्छा, पेड़ पौधा हो गया, ये किस प्रकार का उत्पादक हो गया? प्राथमिक उत्पादक हो गया। लेकिन हम लोग क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या खाता? पेड़ पौधा। तो इसका मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधा से प्राप्त चीज़ों को खाता है, इसका मतलब मनुष्य क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। चलिए साहब, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे पेड़ पौधा से हमको मिला, हमको बाघ खा लेगा तो बाघ को मिला, समझ रहे? तो यही इस तरह से खाद्य का एक चेन बनता है। चलिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर के गुजरता है। मतलब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होगा एक ही दिशा में, ऊर्जा मिलेगा उसी व्यक्ति को जो खाएगा। लेकिन इसके प्रवाह करने के लिए, जैसे बाघ नहीं खा करके हमको कौन खा लिया? दूसरा कोई जीव खा लिया, तो इसकी दिशा क्या हो गई? प्रवाह की दिशा बदल गई। खाद्य श्रृंखलाओं में उत्पादन, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटन होते हैं, ठीक है साहब। एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों का क्रम क्या क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, बस लास्ट ही है। जैसे देखिए, शैवाल, शैवाल को कौन खाएगा? जलीय पिस्सू। और इसको कौन खाएगा? छोटी मछली। और छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को बगुला। और बगुला, अच्छा बगुला या कौन खाएगा? सारस खाएगा। और इसको कौन खा जाता है? बगुला सारस को। हाँ, हम लोग तो खाइए जाते हैं, ठीक है साहब। हरे पेड़ पौधे, ठीक है साहब। ये इसको कौन खाएगा? कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। और सांप को कौन खाएगा? बगुला। बगुला सारस, और बगुला सारस को, और मनुष्य को बाघ। ऐसा इस तरह से खाद्य चेन बनता है, ठीक है साहब। चलिए आज भर इतना ही रहने दीजिए।